हाँ जी, तो आज है 7 दिसंबर और आज से हम शुरुआत करते हैं अपने संकल्प बैच की स्टार्ट, जिसके अंदर हम टारगेट करेंगे कि जो आपका पहला पेपर है लॉ का, उसमें जो भी कमियां करते हैं बच्चे, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको, उन सभी का सॉल्यूशन और समाधान आपको मिले। तो आज है उसकी पहली शुरुआत, 7 दिसंबर वाले दिन। कैसे आप लॉ के अंदर आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देख लिया। आंसर राइटिंग टिप्स क्या होती है, तो थ्योरी के लिए आंसर राइटिंग टिप्स अलग होती हैं, केस स्टडी के लिए आंसर राइटिंग टिप्स बिल्कुल अलग होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के अंदर, क्योंकि क्या याद करना है, कैसे याद करना है, इन सब के लिए तो बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन लास्ट ये आ जाता है कि आप लिखते क्या हैं और लिखते कैसे हैं, और कौन से एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप ओन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, और कौन से एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इनकेस अगर आपने ओन लैंग्वेज यूज की तो आपका आंसर ऐसे क्रॉस कर दिया जाएगा। ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर है कि कैसे आपको स्कोर करना है। तो जल्दी से फटाफट से, और अगर आपने केस स्टडीज पार्ट 1 वाला देख लिया है और अगर पार्ट 2 चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करना कि केस स्टडीज सारी करवा दो, जिसके बाहर से ना आए तो मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जाके देख लेना। तो मैं चलता हूं आज वाली पे। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं क्योंकि टारगेट देना चाहिए बच्चों को, तो मैंने कहा इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो रखते हैं फटाफट से। बताओ कितने लाइक्स का। मैंने कहा चलो 300 लाइक्स का। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 300 लाइक्स का, एंड आई होप आप करवा लेंगे, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई दिसंबर 2025 में हम 25 के जो है टारगेट कर रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं आपके पास कि सर कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज, जो आपका सेक्शन नंबर बी आएगा, सेक्शन नंबर बी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां पर आएगा ए और बी पार्ट, और उसे लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो भी टिप्स है वो सेम है। मतलब ये है, क्योंकि ये सारे कैसे क्वेश्चंस है सर, ये सारे कैसे क्वेश्चंस है, ये सब और सब आपके थ्योरी क्वेश्चंस है। तो थ्योरी क्वेश्चन की आंसर राइटिंग टिप्स कैसी है, तो देखिए जरा ध्यान से। दिखना चाहिए वैसा ही, ये है आंसर राइटिंग टिप। दिखना चाहिए वैसा ही, सर कैसा ही और क्या दिखना चाहिए, 1 मिनट दो बस, मैं भी बताता हूं। मैंने आप सभी को लॉ के अंदर एक चाणक्य पीडीएफ दी थी, जिस चाणक्य पीडीएफ के अंदर इंस्टीट्यूट आपसे थ्योरी क्वेश्चन के कैसे आंसर चाहता है, पैराग्राफ में चाहता है, पॉइंट्स में चाहता है, या कैसे चाहता है, वो सभी आंसर्स इंस्टीट्यूट द्वारा खुद रिलीज किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या देखना है कि आपका आंसर क्या वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसा इंस्टीट्यूट ने आपको आंसर्स रिलीज करके दे रखे हैं। कैसे सर, मैंने कहा बताता हूं, जरा ध्यान दो। तो मैंने कहा चलो एक बार चेक करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर्स रिलीज किए हुए हैं। आई होप आप सभी को चाणक्य पीडीएफ मिल चुकी है। जिनको नहीं मिली है प्लीज जाके टेलीग्राम से ले लेना। तो मैंने ये चाणक्य पीडीएफ ऑलरेडी दे रखी है सभी बच्चों को, जिसके अंदर मैंने यहां पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे कैसे देने हैं वो बताया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अब बच्चे कहेंगे सर क्या इसमें ओन लैंग्वेज लिख सकते हैं? बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका आंसर एटलीस्ट दिखे ऐसा जो इंस्टीट्यूट को लगे बिल्कुल वही वाला है अपने वाला। सर दिखने से क्या मतलब है आपका? मैं बताता हूं। देखिए, जैसे इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले आपको क्या बताया, आ जाइए भाई जल्दी से। जैसे इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले आपको क्या बताया, कैसे लिखने वाला, मार्क करने वाला कहां गया यार इसके अंदर, ये रहा। जैसे इंस्टीट्यूट ने आपको सबसे पहले बताया कि सर अगर आपको इसमें से लिखना है तो आपको पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। आप क्या देख पा रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लिखना चालू करते हैं कि फॉलोइंग आर द वेज और मोड्स इन विच कॉन्ट्रैक्ट्स में बी डिस्चार्ज, तो इसका मतलब आपकी प्रेजेंटेशन और आपका आंसर इंस्टीट्यूट जैसे आंसर जैसा दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपको बताना है कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसे आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है सर, समझ में आया। यानी कि हर एक थ्योरी क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। उसके बाद सर सीधा आप टू द पॉइंट आ जाएंगे, और टू द पॉइंट क्या है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अपने आंसर को एक प्रॉपर हेडिंग देंगे। सर क्या दूसरे कलर के पेन से हेडिंग देना जरूरी है? तो आंसर इज अ बिग नो। दूसरे कलर के पेन से आंसर हेडिंग देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया है कि बस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज कौन से हैं, और आपने हेडिंग वाइज, और जो भी आप आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी आप आंसर लिखेंगे वो सभी आंसर्स पॉइंट्स में हो, तो आपको ज्यादा स्टेप मार्किंग मिलने के चांसेस है। जैसे देख रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली मोड जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। सर कैसे हो सकता है, मैं इनका बताता हूं। पहले देख रहे हो एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। जी हां सर, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि आपको अपने आंसर को बड़े बड़े पैराग्राफ्स में नहीं
लिखना है। हर पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स होते हैं, नंबर डाल के करिए, 1 2 3 डाल के करिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिखिए। और जो इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसमें बड़े बड़े ब्रीफ, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स है वो नहीं लिखने, आपको टू द पॉइंट लिखना है। तो ये एक आंसर है डिस्चार्ज ऑफ अ कंटेंट का, जिसके अंदर आप ये समझ गए होंगे। तो आपके थ्योरी के आंसर्स को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, पहला एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो उसने पूछा है, और दूसरा पॉइंट्स। अब कोई बच्चा कहता है सर अपने वे में लिख सकता हूं, तो अपने वे में क्या नहीं लिख सकते आप? अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर अपने वे में लिखना चाहता हूं मैं, और अपने वे में कैसे लिखना चाहता हूं, मैंने कहा मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं सीधा लिखूंगा कॉन्टेंट में भी डिस्चार्ज बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन या मर्जर। अगर आप ये मेन आंसर में लिखते हो बच्चे, मेन आंसर में लिखते हो, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल बदल जाएगा। इसका मतलब आप अपनी लैंग्वेज तो लिखें लेकिन हेडिंग्स ना बदलें, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, उनके अंदर का कंटेंट जो है वो वैसा ही होना चाहिए। तो ये थ्योरी क्वेश्चन को लेके है कि आपका आंसर उनके आंसर जैसा दिखना चाहिए, मतलब जैसा वो प्रेजेंट करते हैं वैसा दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए सर, स्टेट द प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ एमओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले पहली बात आपको बतानी है कि ये जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 13 में है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दूं कि इतने इतने मिनिमम आपको याद होने चाहिए, तो बता देना, क्योंकि सेक्शन लिखने से एक अच्छा इंपैक्ट जाता है और क्वेश्चन में वही क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको सेक्शन याद कर लेने चाहिए। तो सेक्शन 13 में मैंने आपको प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम बताया है, जिसके अंदर सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन की बात की गई है। हाँ सर, उसके बाद नेम ऑफ चेंज ऑफ द कंपनी। तो अगर आप ऐसे आंसर्स को अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते हैं और बिल्कुल सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। सर ये वाला आंसर बहुत बड़ा है, भाई बहुत बड़ा है, तो लास्ट में आते आते कम करना। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अगर आप सोचोगे कि सर थ्योरी क्वेश्चन में मैंने पहले से ही अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया, तो ये हो जाएगा बहुत ही गलत। और मैं आज यहीं पे खड़ा होकर बोल रहा हूं आपको कि ये चाणक्य पीडीएफ है, इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपने पढ़ लिए, याद कर लिए और लिख के देख लिए, तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। नॉट जस्ट बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन रिटन प्रैक्टिस से हो सकता है किसी टीचर ने आपको सुपर 30 40 50 70 क्वेश्चंस दे दिए हो। ये चाणक्य पीडीएफ भी वही है, कुछ भी नहीं है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, वैसे ही आंसर देता है। तो बच्चे आपको याद करके प्लस लिखना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वही आने हैं जो बुक के अंदर दिए हुए या किसी भी टीचर ने बताया, लेकिन आप उसको कितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और क्या आप ऐसा आंसर लिख पा रहे हैं जैसा इंस्टीट्यूट आपको दिखा रहा है। तो बस बेटा आपको पकड़ लेना है ये चाणक्य पीडीएफ। और मॉक टेस्ट पेपर की तो मैं ज्यादा बात नहीं करता कि सर क्या मॉक टेस्ट पेपर जैसे आंसर लिख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आंसर्स भी दिए होते हैं। तो उसके अगर आपको बड़े आंसर लिखते हैं तो वही सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में भी आएंगे। तो चाणक्य पीडीएफ में पीवाईक्यूज भी है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो सर ये रहा थ्योरी क्वेश्चन की टिप्स कि आपका क्वेश्चन जो है वैसा दिखना चाहिए। ठीक है सर, आपने बोला, हमने मान लिया, तो हम अपने आंसर को वैसा दिखा देंगे। तो दिस इज द टिप फॉर किसके लिए सर? 2 to 7। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 to 7? सर 2 to 7 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 to 7। अब आते हैं सर ओन लैंग्वेज में कहां लिख सकते हैं। दूसरा सवाल फिर बताता हूं केस स्टडी में। सर ओन लैंग्वेज में कौन कौन से एक्ट लिख सकते हैं और कौन कौन से एक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है सर, लो ऑन लैंग्वेज में कौन कौन से एक्ट लिख सकते हैं और कौन कौन से एक्ट नहीं लिख सकते। तो सर पहली चीज और दूसरी कैटेगरी, कौन से लिख सकते हैं और कौन से नहीं लिख सकते। पहली चीज कौन से लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को आप थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सोगा को आप थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पार्टनरशिप को आप थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने गलती से भी एथिक्स को अपने ओन लैंग्वेज में लिख दिया या कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को आपने अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दिया, तो बेटा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, ये बड़ा हार्श रियलिटी है। तीसरी चीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रोविजन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपको परेशानी हो जाएगी। बाकी एथिक वेजेस कोड वगैरह उसमें तो ज्यादा सिलेबस है ही नहीं। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और पार्टनरशिप क्योंकि फाउंडेशन से पढ़ते हुए हैं, तो इसमें आप अपनी ओन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी बेटा एथिक्स के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप अपनी ओन लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। ओन लैंग्वेज का मतलब समझ में, अपने तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना, वो आप बिल्कुल मत कीजिए। वर्ड टू वर्ड लॉ में किसी को भी नहीं याद होता है, लेकिन एटलीस्ट आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है, दिखना वैसा ही चाहिए जैसा इंस्टीट्यूट अपने आंसर को दिखा रहा है। पॉइंट्स होने चाहिए, सब पॉइंट्स होने चाहिए, सीक्वेंस वही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टेप है, कोई प्रोसीजर है, तो वो तो सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। अदरवाइज अपनी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन दिखना वैसा चाहिए ताकि उसे लगे अरे ये वाला आंसर मेरी आंसर की में और बच्चे की आंसर शीट में वही है। कुछ वर्ड्स अगर मिस भी हो जाएंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीटली आंसर्स को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो बेटा वो नंबर काटेगा, भर भर के काटेगा। 7 नंबर में 2 3 4 उसके हाथ में कितना भी दे सकता है। और रीचेकिंग में सिर्फ टोटलिंग काउंट होती है और कोई क्वेश्चन अनचेक्ड तो नहीं रह गया, वो काउंट होता है। अब आते हैं सर इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, कि केस स्टडीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। केस
क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन आपका केस स्टडीज का आएगा और आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ये बहुत ही की हिस्सा होता है उसका। और मैं आपको बोलूं नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर से जो केस स्टडी होती है उसको प्रेजेंट करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी आपको कंटेंट देता है। सर कैसे? तो मैंने उसमें रेशियो बना रखा है सर, 3 रूल्स है केस स्टडीज को सॉल्व करने के, 70 20 10। ये रूल मैं सभी बच्चों को बताता हूं, चाहे कोई इंटरमीडिएट का है, चाहे कोई फाउंडेशन का है, चाहे कोई फाइनल का है, कि अगर आप 70 20 10 के अपने लॉजिक से चलेंगे, 70 20 10 क्या है सर मैं बताता हूं। 70% क्वेश्चन में आपको पहले प्रोविजन लिखना है। अच्छा, जिस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 68 से नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर या नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 से क्वेश्चन आया, या सेक्शन 25 नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आया, या फ्रॉड से क्वेश्चन आया, कोर्जन से क्वेश्चन आया, किसी से भी क्वेश्चन आया, और आपने क्या किया उस केस के अंदर, आप सीधा कंक्लूजन पे लगे। वहां पर लिखा गया था विल माइनर बी लायबल, सेक्शन 68 का क्वेश्चन था, विल माइनर बी लायबल, ये केस नंबर सेक्शन 68 है। ये क्वेश्चन पूछा था क्या माइनर लायबल होगा, ऐसा क्वेश्चन ने पूछा क्या माइनर लायबल होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले कंक्लूजन देते हैं। तो बेटा ये रूल है, आपको कंक्लूजन शुरुआत में नहीं लिखना है, कंक्लूजन नहीं लिखना है बेटा शुरुआत में, कंक्लूजन को अवॉइड करिए, आंसर को लास्ट में लिखिए कि आपका कंक्लूजन क्या है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने गलती से लिख दिया कि माइनर विल बी लायबल, ये वर्ड भूल गया वो कि माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल, माइनर्स स्टेट और प्रॉपर्टी विल बी लायबल इन केस उसके पास है तो, और उतनी ही अमाउंट के लिए। तो गलती से गलत समझ के उसने कंक्लूजन गलत लिख दिया। लेकिन अगर आप उस कंक्लूजन से स्टार्ट करोगे बेटा तो स्टार्टिंग में ही आंसर कट जाएगा, और उसके फेवर में आपने जो भी आंसर लिखा होगा वो सब आपका कट जाएगा और चेक ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये आप इंस्टीट्यूट की चाणक्य पीडीएफ में भी देख सकते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए माइनर के ऊपर क्वेश्चन था तो आपको सेक्शन 68 का इंट्रोडक्शन और उसके प्रोविजंस बताने चाहिए थे। सर क्या प्रोविजन बताने चाहिए थे कि पहली चीज माइनर वैसे तो लायबल नहीं होता, लेकिन माइनर की अगर नेसेसिटी है और नेसेसिटी की कंडीशंस बता देंगे कि कंडीशन इन लाइफ के पास होना चाहिए, माइनर ऑलवेज उसके पास इनफ क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, माइनर के ऊपर भी और माइनर से रिलेटेड डिपेंडेंट के ऊपर भी आप वो खर्चा कर सकते हैं और उसकी स्टेट में से लायबल करा सकते हैं। ऐसा प्रोविजन आप पूरा लिखिए जिसमें क्वेश्चन में कौन माइनर कौन राम कौन श्याम जिससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो 20% हिस्सा है क्वेश्चन का, उसमें बेटा आपको क्या बताना है, 20% हिस्से में क्वेश्चन में आपको बताना है बेटा इन द गिवन केस। इन द गिवन केस में माइनर कौन है, नेसेसरी किसने सप्लाई की, सप्लायर कौन है, क्या सप्लाई किया, क्या वो आपकी नेसेसिटी में आता है या नहीं आता है। तो ये आपको क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगा और क्वेश्चन से आप इंफॉर्मेशन को, तो जो भी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं उसे एक ब्रीफ में बता देंगे आप कि हमारे वाले केस में इस कहानी के पात्र कौन है और क्या सप्लाई कर रहे हैं, ये आपका आंसर होगा। लास्ट में अप्लाइंग द अबव प्रोविजन, यानी कि लास्ट में जब आप लिखेंगे तो जो भी आपने प्रोविजन ऊपर बताए हैं, यानी कि यहां तक स्टेप मार्किंग में अगर मार्क्स चाहिए तो सर आपने प्रोविजन ठीक लिखा है तो 7 में से 3 से 4 मार्क्स सिर्फ बेटा प्रोविजन के होते हैं, 2 नंबर सिर्फ बेटा आपके इन द गिवन केस समझाया कैसे है आपने, और लास्ट में 1 मार्क्स होता है आपका कंक्लूजन का। लेकिन अगर आप सबसे पहले कंक्लूजन लिख देंगे बेटा तो स्टेप मार्किंग स्टार्ट ही नहीं होगी क्योंकि आपने गलत आंसर लिखा है। जबकि यहां पर अगर किसी बच्चे ने गलती से लिख दिया माइनर विल बी लायबल, जबकि माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल, माइनर्स प्रॉपर्टी और स्टेट विल बी लायबल, तो यहां तक आते आते वो समझ जाएगा कि उसने गलती से लिख दिया है। तो कंक्लूजन के यहां पे 1 या 2 मार्क्स मैक्सिमम कटेंगे, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं कटेंगे। तो किसी भी केस स्टडी को आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको 70 20 और 10% का रेशियो पकड़ लेना है। 70% हिस्से में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन होना चाहिए, 3 से 4 लाइन का इन द गिवन केस मैक्सिमम, और 1 से 2 लाइन का आपका कंक्लूजन होना चाहिए। और कंक्लूजन की शुरुआत होगी सर कैसे, कंक्लूजन की शुरुआत होगी अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस, यहां पर ऐसे लिखेंगे आप अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस, जो ऊपर प्रोविजंस बताए हैं आपने अगर उनको अप्लाई करेंगे तो कैसे काम होगा। तो बेटा ये 3 रूल हैं केस स्टडीज को सॉल्व करने के। अगर आप बोलोगे सर कम से कम 15-20 केस स्टडीज जो आपने उस वाली पीडीएफ में नहीं कराई, 15 to 20 केस स्टडीज और कराइए हमें और समझाइए कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो अभी उठा लेता हूं मैं, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर जो आपने बोला है उसे एक बार दिखाया नहीं कि एक्चुअल में होता कैसा है। तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन तो मैं दिखा सकता हूं आपको। तो आगे बेटा एक क्वेश्चन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स 8th का ही आएगा, तो हम चले क्वेश्चन नंबर सीधा 8th पर, ठीक है। और ये चाणक्य पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल गई है, किसी के भी टीचर्स के आंसर देखने की जरूरत नहीं है अगर वो इनसे डिफर कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इन्हीं को नंबर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा
ये रहा, मिस चित्रा सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैनेजर ऑफ बैंगलोर गेट क्लब एट सिंगिंग क्लब फॉर 2 कंसर्ट एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, यानी कि हर वीक में 2 कंसर्ट करेगी अगले 2 महीने के लिए। आगे उसने बोला है कि 15,000 रुपए पे करने और 7th कंसर्ट में उसने विलफुली अपने आप को एब्सेंट कर लिया। विद द असेंट ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लब मिस चित्रा सिंग्स द 8th कंसर्ट बट ऑन द फॉलोइंग डे द क्लब पुट्स एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कैन मिस चित्रा क्लेम द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर आपको आंसर नहीं बताना है कि वो क्लेम कर सकती है नहीं, पहले आपको बताना है द अबव प्रोविजन इज, यानी कि ये जो क्वेश्चन है कौन से प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है, तो सर ये क्वेश्चन ब्रीच के ऊपर बेस्ड है। तो बेटा जैसे इन्होंने आंसर लिखा है, केस स्टडी में इसके आंसर मत देखना, जैसे इन्होंने आंसर लिखा है वैसे बिल्कुल भी आंसर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में उन्होंने दिखाया है बेटा वो बिल्कुल भी वैसे आंसर पे मार्क्स नहीं देते, तो दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्रीच के बारे में बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर आप बताएंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है, रेमेडीज के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे जो 70% हिस्से को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इन द गिवन केस में हु इज द प्रॉमिसर, हु इज द प्रॉमिसी और कौन क्या प्रॉमिस कर रहा है, और कंक्लूजन में क्या उसे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो लास्ट में आता है मिस चित्रा कैन क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लास्ट में आया बेटा। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर। जैसे इससे ऊपर वाला सर एक और क्वेश्चन है वो भी बता दो। देखो ये क्वेश्चन आया ए लिमिटेड इश्यूज अ नोटिस फॉर होल्डिंग अ जनरल मीटिंग। अब नोटिस भेजने का कौन सा वाला सेक्शन होता है, 101 होता है या 103, नीचे कमेंट करके बताना। तो नोटिस आपने सेक्शन भेजा और 103 किसका होता है ये भी बताना है। तो नोटिस आपने भेजा इस तारीख को, क्या नोटिस पहले भेजा गया, कितने दिन पहले भेजा गया, क्या नोटिस शॉर्ट है, 21 डेज क्लियर नोटिस क्या होता है, उसके अंदर डेट ऑफ पोस्टिंग और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस को एक्सक्लूड करके चलते हैं, क्या क्या रूल्स है, और 48 आवर्स आपका जब बाय पोस्ट जाते हैं तो वहां भी ये बहुत सारे रूल है। अब क्वेश्चन ने सीधा पूछा वेदर द मीटिंग वाज वैलिडली कॉल्ड, तो अगर आप डायरेक्ट आंसर दिखेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर गलत हो जाएगा, और इन्होंने भी आंसर गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। पता नहीं केस स्टडी का आंसर ये वैसे नहीं दिखाते जैसे मार्क्स देते हैं। देखिए तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स चाहिए तो पहले आपको प्रोविजन बताना चाहिए था। और प्रोविजन क्या है सर, आपको जो 21 डेज क्लियर नोटिस का क्या मतलब होता है, उसमें कौन कौन से डेज ऑफ पोस्टिंग और डेट ऑफ रिसिप्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। और उसके बाद आपको बताना है कि 48 आवर्स का ट्रांसमिशन होता है अगर बाय पोस्ट है, चाहे क्वेश्चन में बाय पोस्ट हो या ना हो, पहले आप प्रोविजन तो पूरा बताओ। तो यहां से आपको पहले प्रोविजन बताना था। मैं ये नहीं कह रहा पूरा चैप्टर लिख दो कि कौन नोटिस दे सकता है, किस किस को रिसीव होगा, नहीं, जो टाइम लिमिट है, जो कि क्वेश्चन है टाइम लिमिट फॉर नोटिस की वैलिड है या नहीं, उसका पूरा प्रोविजन लिख दो। उसके बाद इन द गिवन केस में ये रहे मेरे इंफॉर्मेशन जिस जिस दिन हुआ, और ये मेरा कंक्लूजन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बेटा ये मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग टिप्स है जो आप किसी भी एग्जाम में फॉलो करेंगे, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो प्रैक्टिकल है, वो आपके एग्जाम में आपको मार्क्स देने ही वाली है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि सर इंस्टीट्यूट ने तो ढंग से आंसर लिखे नहीं, क्या आप हमें 15 से 20 क्वेश्चंस के आंसर लिख के बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है, या 2-3 सैंपल आंसर्स आप बता सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको नीचे करना है कमेंट, और मैं मिलूंगा आपसे जो आपकी डिमांड होगी उसी वीडियो के साथ। धन्यवाद, और वीडियो अच्छी तरह लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर चलेगा। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।